सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों नमस्कार। अध्ययन लोग के YouTube चैनल पर मैं ललित पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीटेट परीक्षा के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और हिंदी की उत्पत्ति के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा की थी। आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ शब्दों पर गौर करते हैं और उनकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हमारे सामने व्याकरण शब्द जो आता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो मित्रों, इसको अगर हम परिभाषा के रूप में संयोजित करेंगे तो इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि हिंदी को शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। एक बार फिर से देखा जाए इसको कि हिंदी को शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। इसी के अंतर्गत मित्रों आइए हम चर्चा करते हैं वर्ण या अक्षर पर। वर्ण किसे कहते हैं या फिर अक्षर किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, एक बार इस पे गौर किया जाए तो वर्ण या अक्षर की परिभाषा जो निकल करके हमारे सामने आती है वो ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण उसे कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। जिस भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ण या अक्षर के नाम से जानते हैं। और मित्रों इसके आगे जो बात आती है वो ये है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम वर्णमाला के भेद पर चर्चा करते हैं कि वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। तो मित्रों वर्णमाला के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। आइए सबसे पहले हम स्वर के विषय में चर्चा करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके, जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। एक बार मित्रों फिर से देख लिया जाए कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। मित्रों स्वर के इसके बाद जो हमारे सामने बात आती है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के जैसे कि आप अगर देखें तो 1, 2, 3 स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। स्वर के कितने भेद होते हैं मित्रों, 3 भेद होते हैं। जैसा कि हमने जानकारी हासिल की कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, अब स्वर के प्रकार या स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। अब स्वर के भेदों की जानकारी के लिए सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो नंबर 1 जो होता है, हम 3 तरीके से स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। हम 3 तरीके से स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। पहला जो है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद।
अगला है मित्रों उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, दूसरा है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और तीसरा है मित्रों, तीसरा है जिह्वा के उच्चारण के स्थिति के आधार पर, तीसरा है जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि स्वर का वर्गीकरण 3 रूपों में होता है। पहला है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, दूसरा है मात्रा के आधार पर, और तीसरा है जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर। तो मित्रों सबसे पहले हम जिक्र करते हैं उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। पहला है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। मित्रों इसके भी 3 भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। इसको खंड का, खा और गा के अंतर्गत हम विभक्त कर सकते हैं। पहला है मूल स्वर, पहला है मूल स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है संयुक्त स्वर। अब हमारे सामने जो बात आती है मित्रों कि मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल का अर्थ क्या होता है? मूल का अर्थ यह होता है कि मूल का अर्थ वैसे तो जड़ होता है। मूल का क्या अर्थ होता है? जड़ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, अर्थात जो स्वर सबसे पहले बने उन्हें हम मूल स्वर कह सकते हैं। जो स्वर सबसे पहले बने उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या मित्रों 4 होती है। आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इसके बाद जो बात हमारे सामने आती है यह है दीर्घ स्वर। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो मूल स्वर होते हैं इन्हीं का दीर्घ रूप जो होता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम इसको परिभाषिक रूप में कह सकते हैं कि मूल स्वरों के दीर्घ रूप को ही दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। हाँ तो मित्रों हम इसमें हमको दीर्घ स्वर में जो है हमको 3 मिल गए। इसके बाद जो बात आती है संयुक्त स्वर। अब देखिए 11 में से 4 मिल गया हमको और 3 मिल गया, तो 4 3 7 मिल गए, बचे कितने? 4। अब 4 में जो होता है, 4 जो हमको ढूंढना है, इसमें 2 अलग अलग कह रहे हैं कि 2 अलग अलग स्वरों से
दो अलग अलग स्वरों से एक तीसरे स्वर का निर्माण होता है। जब तीसरे स्वर का निर्माण होता है तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब जैसे दो अलग अलग स्वरों से एक तीसरे स्वर का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, और इसी का एक रूप ए भी होता है और इसी का एक रूप औ भी होता है। इस तरीके से हमने देखा कि संयुक्त स्वर में दो अलग अलग स्वर मिलकर के एक तीसरे स्वर का निर्माण हो जाता है। और जैसे आ प्लस ई बराबर ए, तो कितने हो गए ये? 4 मिले। तो इस तरीके से 4 3 7 4 11, तो कुल मिलाकर के हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब जो बात आती है हमारे सामने मित्रों कि मात्रा के आधार पर, मित्रों इसके आगे जो बात हमारे सामने आती है, नंबर 2, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसमें पहला है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। मित्रों हर्ष स्वर किसे कहते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और फिर आगे हम पढ़ेंगे पुलुत स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर, हर्ष का मतलब मित्रों होता है छोटा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, मित्रों जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, ई, उ और री आते हैं। आ, ई, उ और री आते हैं। नंबर 2 जो है यह है दीर्घ स्वर। अब इसी से इसकी भी परिभाषा, मतलब हर्ष स्वर से हम दीर्घ स्वर की परिभाषा निकाल करके लाते हैं कि दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में इसमें एक मात्रा का होता था, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। मित्रों जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ वर्ण आते हैं। तो आशा है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला है पुलुत स्वर। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। मित्रों पुलुत का मतलब ये होता है कि इसका 3 गुना, इसका 1 गुना और, मतलब दीर्घ से 2 गुना और हर्ष से 3 गुना। अर्थात आप इसकी परिभाषा इस तरीके से कह सकते हैं कि जिनके या जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। इसमें जो वर्ण आता है वो है ओम। जो शब्द आता है वो ओम है। ओम, मित्रों ओम को ओम नहीं बल्कि ओम करके हम उच्चारण करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे सामने बात आती है मित्रों वो नंबर 3 है। नंबर 3 है जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। मित्रों इसको हम इस तरीके से समझें कि जैसे
यह जो है हमारी जिह्वा है, यह जो है हमारी जिह्वा है। अब इसमें यह जो है अग्रभाग है, इसको हम मध्य भाग मान लेते हैं, और इसको जो है वो पश्च भाग मान लेते हैं। तो इसको समझने के लिए एक सूत्र लिखते हैं हम कि आओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि आओ उल्लू पीछे पीछे, तो पश्च भाग कौन सा है? यह भाग। तो आओ उल्लू का मतलब यह हो गया कि आ वर्ण, मित्रों आ वर्ण और ओ और आओ, इसमें दोनों आ जाएंगे, ओ आओ, आ ओ आओ, आओ उल्लू, आ ओ और उल्लू छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो 4 वर्ण 5 वर्ण, 1 2 3 4 5, ये किसके आगे? आप पीछे पीछे, मतलब ये होता है कि पश्च भाग। आओ उल्लू पीछे पीछे, तो आ ओ आओ ऊ और ऊ, ये किसके अंतर आ गए? पश्च भाग। और आ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे मतलब मध्य भाग में। मित्रों कौन सा वर्ण आ जाएगा? ये हो जाएगा आ। अब शेष कितने बचे? शेष जो बचे हैं वो अग्रभाग में आ जाएंगे। तो अग्रभाग में ई कौन सा मिला, कौन सा बचा है? ई और ए और आई। इस तरीके से हमने इस जो ये नियम बताया, जो सूत्र बताया है हमने, इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो मित्रों कभी नहीं भूलेंगे इसको। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आओ उल्लू का मतलब हो गया आ, और आ का मतलब मित्रों बड़ा आया, तो आ बड़ा आ हो गया, और ओ आओ ऊ और ऊ, और आ को छोड़ो कहने का मतलब यहां पे मध्य भाग में छोटा आ हो जाएगा। तो मध्य भाग में हम छोटा आ कर दिए, और जितना बचा उसके बाद उसको हम अग्रभाग में ला करके कर दिए। तो इस तरीके से मित्रों आज हमने सबसे पहले हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण की परिभाषा की जानकारी हुई, स्वर के विषय में जानकारी हुई, स्वर को कितने भागों में बांट करके, जैसे कि बताया हमने कि स्वर को 3 भागों में बांट करके, और उसके भी 3-3 भागों में उसको भी 3-3 भागों में बांट करके हमने आज का अध्ययन किया, जानकारी प्राप्त की। और इसके आगे मित्रों कल हम एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।